इरिगेशन में आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन की, कि इरिगेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनने की संभावना मैक्सिमम रहती है और हर बार जो है वो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इसको आपको नोट कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग इनको याद में रखना है। तो सबसे पहले जो हम इरिगेशन को डिवाइड करते हैं, इरिगेशन के मेथड्स को, वो 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं: सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 को देख लेते हैं कि ये तीनों मेथड में क्या डिफरेंसेस है, फिर उनके बाद इनके सब डिवीज़न में हम जाएंगे। तो बेसिक जो डिफरेंस होता है, अब हमको क्या करना है कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोला था कि याद कुछ नहीं करना है, रटना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए खाली। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं सरफेस इरिगेशन की, तो सरफेस इरिगेशन नाम से ही पता पड़ रहा है कि इस मेथड में जो पानी अप्लाई किया जाता है फसलों के लिए, वो सरफेस के ऊपर से अप्लाई किया जाता है। सरफेस के ऊपर अगर पानी को सप्लाई करेंगे तो वो सरफेस इरिगेशन होगा। जैसे कि ये हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है और यहाँ पर हमारा जो है वो प्लांट है और इसकी ये रूट्स है। तो इसमें जो भी वाटर हम अप्लाई करेंगे वो ऊपर से करेंगे सरफेस पर, मतलब यहाँ पर वाटर जो है वो सप्लाई होगा। तो उस मेथड को हम बोलेंगे सरफेस इरिगेशन। सिंपल सी बात है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाटर फ्लोज एंड स्प्रेड ओवर द एंटायर लैंड इन डिफरेंट क्वांटिटीज़। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में वाटर फ्लो करता है और स्प्रेड मतलब कि फैल जाता है पूरी सरफेस के ऊपर, पूरी ज़मीन के ऊपर, इन डिफरेंट क्वांटिटीज़। क्योंकि हर फसल के लिए अलग अलग पानी की मात्रा की ज़रूरत होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्वांटिटी में सरफेस के ऊपर पानी को अप्लाई कर दिया जाता है। अब इसकी बात करें तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनका कि इसके ऊपर इफेक्ट आता है सरफेस इरिगेशन के ऊपर। जैसे कि मेन जो उसमें पॉइंट है, मान लीजिए हिली एरिया है, ठीक है, तो हिली एरिया में अगर आप स्लोप के ऊपर पानी को छोड़ देंगे ऐसे ही, तो वो पानी नहीं टिकेगा, वो बह के नीचे चला जाएगा। तो उस वजह से हिली एरिया का इफेक्ट आ जाएगा सरफेस इरिगेशन के ऊपर। वैसे ही कुछ पॉइंट्स है, वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि सरफेस इरिगेशन को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि टीरेन और टोपोग्राफी। टीरेन का मतलब होता है जो ज़मीन है, धरातल है, वो किस टाइप का है, हिल एरिया है, उबड़ खाबड़ है, प्लेन ग्राउंड है, वो तो वहाँ का टीरेन या फिर टोपोग्राफी कैसी है, वो भी उसका असर आता है, उसके ऊपर इफेक्ट आता है। टाइप ऑफ फील्ड सॉइल, जो फील्ड है हमारा, उस फील्ड की सॉइल किस टाइप की, हार्ड सॉइल है या फिर सॉफ्ट सॉइल है या फिर कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमको कितना पानी उसमें अप्लाई करना है। उसके बाद आता है डेप्थ एंड टाइम ऑफ वाटर टू बी अप्लाइड, हमको कितनी डेप्थ ऑफ वाटर जो वो अप्लाई करना है, मतलब कि फसल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितने पानी की ज़रूरत होगी, तो हमको कितनी गहराई तक का पानी सप्लाई करना है, उसका भी इफेक्ट आता है, और कितने टाइम के लिए करना है, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ वाटर, कि हमको जो वाटर लेना है वो कौन से सोर्स से लेना है, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से पानी आ रहा है, पेरिनियल सोर्स है या फिर टेम्परेरी सोर्स है, हर टाइम हमको पानी अवेलेबल है या पर्टिकुलर किसी फिक्स टाइम के लिए ही वाटर अवेलेबल है। तो इन सारे फैक्टर्स का इफेक्ट किसके ऊपर आता है, हमारे सरफेस इरिगेशन के ऊपर। सेकेंड जो टाइप होता है वो होता है सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, हम ये कोशिश करते हैं कि पानी जो है वो डायरेक्टली पौधे के या फसलों की जड़ों तक हम अप्लाई कर सकें, तो उसको बोलते हैं हम सब सरफेस इरिगेशन। इसमें पानी जो है वो सरफेस के ऊपर से प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, इससे कि वेस्टेज भी कम होता है। तो सब सरफेस इरिगेशन 2 टाइप से हो सकता है, एक हो सकता है नेचुरल एंड एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन कैसे होगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारी मान लीजिए कोई कैनाल है, ठीक है, नहर है, जिसका कि मैंने सेक्शन बनाया और उसमें वाटर फ्लो इस टाइप से करता है। तो क्या होता है कि हमेशा कुछ न कुछ मात्रा में कैनाल के अंदर से सीपेज तो होता ही होता है। उससे क्या होता है कि उसके आसपास की जो ज़मीन है
उसका ग्राउंड वाटर टेबल हाई रहता है, मतलब कि यहाँ पर नीचे थोड़ी थोड़ी नमी रहती है, किस वजह से? सीपेज के कारण। तो उस वजह से क्या होगा कि जब हम यहाँ पर कोई क्रॉप उगाएंगे तो उस क्रॉप को, उसकी जड़ों को डायरेक्टली यहाँ से पानी अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसी जगह है जहाँ पर कि ग्राउंड वाटर लेवल हाई रहता है, उस जगहों पर सब सरफेस इरिगेशन की संभावना रहती है। और ये नेचुरल मेथड है, इसमें हम आर्टिफिशियली अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली जो है वो सीपेज के कारण जब पानी इधर आ गया, आसपास के खेतों में, नहरों के आसपास के जो खेत होते हैं वहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल। तो इसी काम को हम आर्टिफिशियली कैसे कर सकते हैं? तो खेतों के अंदर अगर हम परफोरेटेड पाइप्स डाल दें ज़मीन के अंदर, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि जैसे कोई प्लेन ग्राउंड है, प्लेन खेत है, हिली एरियाज़ में पॉसिबल नहीं है, तो समतल जगहों में किसी भी खेत के अंदर हम क्या करेंगे कि परफोरेटेड पाइप्स जो है वो ज़मीन के अंदर दबा देंगे, ज़मीन के अंदर डाल देंगे। तो वो जो परफोरेटेड पाइप्स होंगे, मान लीजिए परफोरेटेड पाइप यहाँ पर है, तो उसमें क्या होते हैं? छेद होते हैं। तो वो छेद से जो है पानी डायरेक्ट इसके पास में रिसता जाएगा और उसकी जड़ों को पानी मिलता जाएगा। तो ये मेथड होता है हमारा आर्टिफिशियल मेथड ऑफ सब सरफेस इरिगेशन। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम तो आपको पता ही होगा, जिसमें कि पंप के थ्रू पाइप से पानी को फव्वारे की फॉर्म में जो है वो स्प्रिंकल किया जाता है और उससे जो है वो फसलों को पानी मिलता है। स्प्रिंकलर सिस्टम की कुछ लिमिटेशन है और उसके कुछ फ़ायदे भी है, तो वो भी हम देख लेते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम को किस कंडीशन में हम यूज़फुल मानेंगे और किस कंडीशन में जो है वो थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं या फिर इसके यूजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है द लैंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर सरफेस मेथड। यहाँ पर हमको स्प्रिंकलर मेथड में ज़मीन को तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है डायरेक्ट, क्योंकि उसमें पानी जो होता है ऊपर से अप्लाई किया जाता है, तो उसमें ज़मीन को हम किसी पर्टिकुलर तरीके से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड मेथड होता है स्लोप्स आर एक्सेसिव। ऐसी जगह जहाँ पर कि स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो उस जगहों पर भी स्प्रिंकलर मेथड को यूज़ किया जाता है। सेकंड हो सकता है टोपोग्राफी इज़ इरेगुलर, उबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो उस जगह पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं। सॉइल इज़ इरोजिव। सॉइल जो है वो अगर पानी के साथ बह जाने की स्थिति में अगर होती है, किसी किसी जगह की सॉइल ऐसी होती है, इतनी लूज़ होती है कि अगर हम वहाँ पर सरफेस पर पानी अप्लाई करें तो वो हो सकता है कि पानी के साथ बह जाएगी, उसका कटाव हो सकता है। तो उस स्थिति में भी हम क्या करते हैं कि स्प्रिंकलर मेथड को यूज़ करते हैं। स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है कि पानी की जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, एकदम से पानी जो होता है वो सरफेस के ऊपर अप्लाई नहीं हो पाता है, बारिश की फॉर्म में होता है, तो उस वजह से उसमें इरोजन की संभावना कम रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें सॉइल इज़ एक्सेसिवली परमिएबल और इम्परमिएबल। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा परमिएबल है तो भी वो दिक्कत करेगा नॉर्मल मेथड, और अगर बहुत ज़्यादा इम्परमिएबल है तो भी वो सरफेस इरिगेशन सिस्टम हम वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि अगर मान लीजिए सॉइल ज़्यादा परमिएबल है, मतलब कि उसमें वो पानी सोखने की क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या है कि हम जितना पानी सप्लाई करेंगे सरफेस इरिगेशन के थ्रू वो सारा उसको सोख लेगा और पौधों के लिए पानी हो सकता है कम बचे। अगर मान लीजिए कि ये हमारा पौधे की ये रूट जोन है और मान लीजिए नीचे की सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो परमिएबल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इस पे पानी अप्लाई होगा तो हो सकता है कि वाटर इतना नीचे चला जाए कि यहाँ तक, मतलब मान लीजिए नीचे तक पानी चला गया, नीचे की पूरी सॉइल जो है बहुत ज़्यादा परमिएबल है, तो यहाँ पर हमको रूट्स के लिए पानी अवेलेबल नहीं हो पाएगा और हमको ज़्यादा मात्रा में पानी उसको देना पड़ेगा। और इसके बाद लास्ट एक पॉइंट है डेप्थ ऑफ सॉइल इज शैलो ओवर ग्रेवल और सैंड। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि खेत को इस टाइप से प्रिपेयर किया जाता है कि उसमें ग्रेवल्स होती है नीचे और उसके ऊपर बहुत ही कम गहराई तक की ही मिट्टी होती है। ठीक है, कैसे? मान लीजिए नीचे जो है वो ग्रेवल्स है, बड़े बड़े दाने की मिट्टी है और उसके ऊपर फाइन सैंड है थोड़ी बहुत, तो उसके ऊपर अगर खेती की जाती है तो क्या होगा कि जब हम पानी अप्लाई करेंगे तो वो पानी हो सकता है कि नीचे ग्रेवल के थ्रू अंदर चला जाए। तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि हम स्प्रिंकलर मेथड को यूज़ करते हैं। स्प्रिंकलर मेथड से क्या होगा कि कम इंटेंसिटी का पानी अप्लाई होगा और वो डायरेक्ट पौधे की जड़ों को मिल पाएगा। ये होती है इसकी कुछ एडवांटेजेस।
इसके बाद हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। इसके अंदर एडवांटेजेस में ही हम 1-2 पॉइंट्स और अगर ऐड करें तो इरिगेशन में स्प्रिंकलर मेथड का ये फ़ायदा भी होता है कि कम मात्रा में पानी को भी उसमें सूटेबल तरीके से एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता है। तो उसके पानी की जो है वो ज़रूरत कम होती है स्प्रिंकलर सिस्टम में। और फर्टिलाइज़र अगर हमको अप्लाई करने हैं, ठीक है, कोई कीटनाशक या इस टाइप से केमिकल हमको छिड़काव करना है तो उसके लिए भी स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है वो यूज़फुल रहता है। अब इसकी हम लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो सबसे मेन जो लिमिटेशन है वो है हवा का प्रभाव, विंड का, ठीक है। तो अगर किसी क्षेत्र में हवाएं बहुत ज़्यादा चलती है या तेज़ चलती है हवाएं, तो उस स्थिति में हम स्प्रिंकलर मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी को जो है वो इधर उधर ले जाएगी। इसके बाद एक और है अ कांस्टेंट वाटर सप्लाई इज़ नीडेड, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम को अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए जो पानी का सोर्स है वो कांस्टेंट सप्लाई वाला होना चाहिए, ठीक है। उसमें कंटिन्यूसली वाटर का हमको सप्लाई मिलती रहनी चाहिए। फिर है वाटर मस्ट बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम सेंड्स। पानी जो है वो साफ़ होना चाहिए, क्योंकि जो पंपिंग सिस्टम होगा उसमें अगर गंदा पानी चला गया है, कोई कचरा चला गया तो वो उसको ख़राब कर देगा। फिर आता है पावर रिक्वायरमेंट इज़ हाई। जब भी हमको स्प्रिंकलर मेथड को चलाना होगा तो उसके लिए हमको पावर सोर्सेज चाहिएंगे। और हैवी सॉइल विद पुअर इनटेक कैन नॉट बी इरिगेटेड एफिशिएंटली। हैवी सॉइल है, इसका मतलब क्या होगा कि ऐसी सॉइल है जो कि पानी को आसानी से सोखती नहीं है, तो उसके ऊपर अगर हम स्प्रिंकलर मेथड से इरिगेशन करेंगे तो वो मिट्टी उस पानी को सोखेगा नहीं, बहुत मुश्किल से सोखेगी और वो पानी बह के ऊपर से चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी हमको स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो थोड़ा यूज़लेस हो सकता है। इसके बाद ये थे हमारे बेसिक 3 टाइप्स। सरफेस इरिगेशन में क्या करते हैं, हम पानी को सरफेस पे अप्लाई करते हैं। सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है, उसमें हमको जड़ों को डायरेक्टली पानी सप्लाई करते हैं, और स्प्रिंकलर सिस्टम में ऊपर से हम उसमें पानी देते हैं। अब हम बात करेंगे सरफेस इरिगेशन में वापस क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर 2 क्लासिफिकेशन किए हुए हैं सरफेस इरिगेशन में। एक तो है फ्लो इरिगेशन और एक लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है, ये 2 हो गए। और उसी के अलावा ये जो है दोनों अलग बेसिस पे है डिवीज़न। और इसके बाद सरफेस इरिगेशन को वापस से मैंने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कंटूर इरिगेशन या फिर कंटूर फार्मिंग, फर्रो इरिगेशन और फ्लडिंग। और फ्लडिंग को वापस से 2 टाइप में बांटा गया है, वाइल्ड फ्लडिंग और कंट्रोल्ड फ्लडिंग। और कंट्रोल्ड फ्लडिंग के अंदर वापस से हमारे 5 टाइप्स आते हैं। और इधर फ्लो मेथड को देखें, फ्लो इरिगेशन को, तो उसमें वापस से 5 क्लासिफिकेशन हमने किए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि फ्लो और लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है। फ्लो इरिगेशन क्या होता है, सप्लाई इज़ डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम द सोर्सेज। सिंपल सी बात है, जब पानी वाटर के सोर्स से खेतों तक बह के पहुंच सकता है तो उसको बोलेंगे फ्लो इरिगेशन। और पानी बहता किस वजह से, ग्रेविटी के कारण, ठीक है। तो जब वाटर सोर्स किसी हाइट पर होगा खेत के कंपैरिजन में, अगर हमारा फील्ड लोअर लेवल पे है और वाटर सोर्स हायर लेवल पे थोड़ा सा, तो वाटर सोर्स से पानी ऑटोमेटिकली ग्रेविटी के थ्रू बह के जो है वो खेत तक पहुंच सकता है। उसके बीच में बहुत सारे सिस्टम आ सकते हैं, हो सकता है नहर हो सकती है, पाइपलाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो बीच वाले सिस्टम्स अलग बात है। लेकिन अगर पानी खेतों तक फ्लो करके यानी कि बह के ग्रेविटी के थ्रू पहुँच रहा है तो वो कहलाएगा फ्लो इरीगेशन। और वाटर जो सोर्स होता है वो हायर लेवल पर उसमें होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं लिफ्ट इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन में क्या होगा कि वाटर लेवल अगर नीचे है, ठीक है, और जो हमारा फील्ड है वो हायर लेवल पर है, तो उसमें क्या करना होगा कि हमको वाटर सोर्स से पानी को लिफ्ट करके यानी कि ऊपर उठाकर यानी कि खींच कर पानी को खेत तक पहुंचाना होगा। तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कुएँ होते हैं, तो कुएँ से पानी को लिफ्ट करके पंप के थ्रू और फिर खेतों तक फसलों को दिया जाता है। तो वेयर वाटर लेवल इज़ लो, ठीक है, एंड वाटर इज़ लिफ्टेड बाय मैकेनिकल मीन्स, मैकेनिकल मशीनों के थ्रू पानी को खींचकर ऊपर उठाकर और फिर खेतों पे दिया जाता है। तो ये 2 टाइप होते हैं किसके, सरफेस इरिगेशन के, फ्लो और लिफ्ट। अब फ्लो इरिगेशन में वापस से हमने 5 डिवीज़न किए हुए हैं। इसमें ये जो 2 पेरिनियल और इनंडेशन जो है, इन दोनों को हमने क्लासीफाई किया हुआ है पानी को किस आधार पर अप्लाई कर रहे हैं खेत के अंदर, उस आधार पर ये 2 टाइप होते हैं, पेरिनियल और इनंडेशन, ठीक है। सबसे पहले पेरिनियल को समझ लेते हैं कि पेरिनियल का मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताया था कि 12 मासी जो
खेती की जो फसलें उगाई जाती हैं उनको पेरिनियल क्रॉप्स बोलते हैं। उसी तरीके से पेरिनियल इरिगेशन क्या होगा कि कुछ नदियाँ जो होती हैं वो 12 ही महीने पूरे वर्ष भर बहती रहती है। तो अगर उन नदियों से पानी को लेकर और इरिगेशन किया जा रहा है तो वो कहलाएगा पेरिनियल इरिगेशन। मतलब कि क्या होगा कि हमारे पास पूरे वर्ष भर पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी, उससे जब हमको ज़रूरत होगी खेती करने की, फसलों को पानी देने की, तब वहाँ से उसमें से पानी लिया जा सकता है। तो उसको बोलते हैं हम पेरिनियल इरिगेशन। इसको हम डेफिनेशन अगर याद रखने के लिए लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे वाटर सप्लाइड अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट। क्रॉप की ज़रूरत के अनुसार हम जब पानी अप्लाई करते हैं जिसमें कि हमारा जो वाटर सोर्स है वो हमको वर्ष भर अवेलेबल रहता है, वो कहलाता है पेरिनियल इरिगेशन। अब बात करते हैं हम इनेंडेशन की। तो इनेंडेशन इरिगेशन जो होता है इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो वाटर सोर्स होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि जो बाढ़ग्रस्त इलाके होते हैं, मतलब कि ऐसे इलाके जिसमें कि बारिश के जब समय में जब नदी में पानी आता है तो वो नदी का पानी खेतों में भर जाता है और फिर फसल बोने से पहले उस भरे हुए पानी को जो है वो ड्रेन्ड ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि खेत से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक ही बार में जो खेत होता है उसको इतना सारा पर्याप्त पानी मिल जाता है कि उसके बाद की फसलों को जो है वो इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस टाइप का इरिगेशन कहलाता है इनेंडेशन, जिसमें कि एक ही बार में पूरे खेत की फ्लडिंग कर दी जाती है और उसके बाद फसल बोने से पहले उसमें से जो है वो पानी को निकाल दिया जाता है, तो वो कहलाता है इनेंडेशन। ठीक है, तो इसकी अगर अपन डेफिनेशन लिखना चाहे तो किस टाइप से लिखेंगे? डी फ्लडिंग एंड कंप्लीट सेचुरेशन ऑफ लैंड। ठीक है, डी फ्लडिंग कर दी जाती है और पानी का पूरे तरीके से उसमें भराव हो जाता है, जिससे कि मिट्टी का कंप्लीट सेचुरेशन हो जाता है, मतलब कि मृदा संतृप्त हो जाती है। और उसके बाद ड्रेनिंग वाटर बिफोर प्लांटिंग, और फिर प्लांटिंग करने से पहले उस सारे पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थे हमारे दो टाइप। अब हम बात करते हैं सोर्स के आधार पर। पानी का जो सोर्स है, सोर्स के आधार पर फ्लो इरिगेशन को 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है: डायरेक्ट इरिगेशन, स्टोरेज इरिगेशन और कंबाइंड इरिगेशन। इनको हम समझते हैं अब। तो जो डायरेक्ट इरिगेशन होता है उसको हम रिवर कैनाल इरिगेशन भी बोल सकते हैं। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायरेक्ट इरिगेशन होता क्या है। ऐसा इरिगेशन जो कि बिना पानी को रोके, मतलब कि नदी से हम अगर पानी ले रहे हैं तो नदी में पानी को बिना रोके डायरेक्टली अगर पानी लिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट इरिगेशन। अब पानी को रोकने का मतलब क्या है कि कई बार क्या किया जाता है कि नदियों के अंदर डैम बना दिए जाते हैं और डैम के अंदर पानी को रोक दिया जाता है, या फिर रिजर्वायर बना दिए जाते हैं, तो वो अलग इरिगेशन कहलाएगा। लेकिन अभी हम बात करें डायरेक्ट इरिगेशन की। तो डायरेक्ट इरिगेशन क्या होगा? ऐसा इरिगेशन जिसमें कि पानी को रोके बिना डायरेक्टली पानी लिया जाता है खेती करने के लिए, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट इरिगेशन। ऐसा कब हो सकता है? जब हमारी जो नदी है वो पेरिनियल रिवर हो, मतलब कि पूरे वर्ष भर बहने वाली हो, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। क्योंकि अगर पर्टिकुलर इरिगेशन करने के वक्त अगर नदी के अंदर पानी अवेलेबल नहीं है तो फिर डायरेक्ट इरिगेशन संभव नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? वाटर इज़ डायरेक्टली डाइवर्टेड टू द कैनाल। क्योंकि हम नदी से डायरेक्ट पानी तो नहीं लेते, नदी में से कैनाल निकलती है, जो इरिगेशन कैनाल होती है, और उससे फिर खेतों तक पानी पहुंचता है। तो वाटर इज़ डायरेक्टली डाइवर्टेड टू द कैनाल विदाउट स्टोरिंग इट। ठीक है, पानी को बिना स्टोर किए डायरेक्ट कैनाल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है नदी से, तो वो कहलाएगा डायरेक्ट इरिगेशन। इसके अंदर लो डाइवर्जन वियर या फिर बैराज बनाए जा सकते हैं। लो डाइवर्जन वियर या फिर बैराज क्यों बनाए जा सकते हैं? कि अगर नदी के अंदर पानी का लेवल थोड़ा नीचा है और उस कैनाल के अंदर पानी नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए हमको वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए थोड़े से उसमें कम हाइट के वियर या फिर बैराज उसमें बनाने पड़ सकते हैं। तो वियर और बैराज जो कि लो हाइट के होते हैं उनको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अक्रॉस द रिवर। यहाँ पर मैंने फिगर बनाया हुआ है, उसको हम समझेंगे कि ये हमारी रिवर है, इसका इस टाइप से फ्लो है। तो इसमें से अगर हमको आसपास की ज़मीन में वाटर सप्लाई करना है, मान लीजिए यहाँ पर खेत है, ठीक है, ये हमारे फील्ड है, तो यहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए क्या करेंगे? हम इस पे यहाँ पर एक छोटा सा कम हाइट का वियर या फिर बैराज बना देंगे, जो कि ऊपर से अप स्ट्रीम से आने वाले पानी को थोड़ा बहुत रोकेगा, और फिर पानी का लेवल बढ़ने के बाद पानी जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो इस वियर या बैराज के ऊपर से होके नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा, ठीक है, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इस
अप स्ट्रीम वाली साइड में पानी का लेवल बढ़ जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे हम, हेडवर्क्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और हेडवर्क से नहरें निकाली जाती है और नहरों के थ्रू पानी जो है वो हमारे खेतों तक पहुंच जाएगा। हेडवर्क्स क्या होते हैं कि यहाँ पर गेट्स का अरेंजमेंट कर दिया जाता है जिनको कि ऊपर नीचे करके और पानी कितना सप्लाई करना है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हेडवर्क्स, ठीक है। ये जो बनाया वो हमने वियर बनाया है या फिर बैराज बोल सकते हैं। इसको बनाने से क्या होगा कि इसके पीछे कुछ मात्रा में पानी टिक जाएगा और जो फिर एक्सेस वाटर जो आता रहेगा वो इसके ओवरफ्लो होकर आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही वाटर का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पर हेडवर्क से हम फिर पानी को ट्रांसफ़र कैनाल के थ्रू कर सकते हैं। तो ये होता है डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम। फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज इरिगेशन की। तो स्टोरेज इरिगेशन ऐसी नदियों के लिए किया जाता है जो कि पेरिनियल नहीं होती है, ठीक है, जिसमें कि पानी वर्ष भर अवेलेबल नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं, बांध बना दिए जाते हैं जिनमें कि पानी को रोके रखा जाता है और फिर वहाँ से आवश्यकता के अनुसार कैनाल के थ्रू सप्लाई किया जाता है। उसकी हमारी एक एडवांटेज होती है कि डैम बनाने से क्या होगा कि हम उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर पाएंगे, बिजली उत्पादन उससे किया जा सकता है, तो वो उसका बेनिफिट रहता है। यहाँ पे हम फिगर में समझ सकते हैं कि ये हमारी अगर रिवर है और हम बात कर रहे हैं स्टोरेज इरिगेशन की। जब ये स्टोरेज इरिगेशन कब होगा, जब नदी के अंदर पानी 12 ही महीने अवेलेबल नहीं हो, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक बड़ा सा डैम बना देंगे। डैम से क्या होगा कि ऊपर यहाँ पर हमारे पास वाटर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और आगे जो नदी है वो वर्ष भर बहने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हमको इसके नीचे की तरफ डाउन स्ट्रीम में आसपास के खेतों को अगर पानी अवेलेबल करवाना है तो हम क्या करेंगे, इस डैम में से वापस से छोटी छोटी कैनाल्स जो है वो निकाली जा सकती है, ठीक है। तो इस टाइप का सिस्टम जो होता है वो स्टोरेज इरिगेशन के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं कंबाइंड इरिगेशन सिस्टम की, जिसको कि हम स्टोरेज कम डाइवर्जन स्कीम भी बोल सकते हैं। कंबाइंड इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि डायरेक्ट इरिगेशन और स्टोरेज इरिगेशन का मिक्स होता है। तो इस टाइप के मेथड में हम क्या करेंगे कि वाटर को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े डैम्स भी बना दिए जाते हैं सबसे पहले रिवर के ऊपर, जिससे कि वाटर को स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। उस वाटर का यूज़ जो है वो सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है, विद्युत उत्पादन के लिए, और फिर विद्युत उत्पादन के बाद जो पानी वहाँ से निकलता है डैम से, उस निकलने वाले पानी को नदी के डाउन स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है। फिर वो जो पानी नीचे जाता हुआ फसलों को इरिगेशन करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये इसको हम स्केच से देख सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा एक रिवर है, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, अप स्ट्रीम साइड में यहाँ पर एक डैम बना दिया, ठीक है। इस डैम से क्या होगा कि इसके इस साइड यहाँ पर वर्ष भर पानी जो है वो अवेलेबल रहेगा, ठीक है। फिर इस पानी का यूज़ क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होने के बाद जो पानी निकलेगा उस पानी को है डाउन स्ट्रीम में नीचे की तरफ छोड़ दिया जाता है। अब वो पानी जो बहता हुआ आगे जाएगा। अब मान लीजिए इसके आसपास के खेतों में हमको इरिगेशन के लिए पानी देना है, तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट बड़ी नदी से खेतों तक पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है, उसके लिए हमको कैनाल बनानी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस नदी में से एक कैनाल निकालेंगे, ठीक है, और इस कैनाल के यहाँ पर एक डाइवर्जन हेडवर्क बनाना पड़ेगा हमको। डाइवर्जन हेडवर्क क्या करता है, उसमें गेट्स बने हुए होते हैं जो कि उनको हम ऊपर नीचे स्लाइड करके और पानी की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब यहाँ से डाइवर्जन हेडवर्क बन गया और उससे कैनाल के थ्रू पानी जा सकेगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ से जो पानी जा रहा है वो पानी अगर उसकी हाइट कम हुई तो वो इधर एंटर नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पिकअप वियर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पिकअप वियर का काम क्या होता है, वो नदी के अक्रॉस बना दिया जाता है जिससे कि वो आने वाले पानी को रोक देता है कुछ हाइट तक, और उसके बाद पानी जो होता है उसके ऊपर से फ्लो होके जाने दिया जाता है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर पानी की हाइट थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी और उससे फिर वाटर जो होगा वो इधर इंटर
कर जाएगा। तो मतलब कि कंबाइंड सिस्टम होता है जिसमें कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे भी ध्यान देते हैं, बड़े बड़े डैम बना दिए जाते हैं और उसके बाद नीचे जाके डाउन स्ट्रीम में डाइवर्जन हेडवर्क भी हमको बनाने होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन लिखी है इसकी, क्या डेफिनेशंस लिखी है कि वाटर इज़ फर्स्ट स्टोर्ड बाय द डैम्स, सेकेंड लिखा है इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसके बाद वाटर इज़ डिस्चार्ज टू डाउन स्ट्रीम, फिर जो बचा है पानी, बचा हुआ जो पानी होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होने के बाद उसको हम डाउन स्ट्रीम में छोड़ देते हैं। पिकअप वियर इज़ कंस्ट्रक्टेड टू राइज वाटर लेवल, फिर जो नीचे जाने वाला पानी है उसका वाटर लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए हम वहाँ पर पिकअप वियर बना देते हैं और फिर वाटर इज़ डाइवर्टेड टू द कैनाल। तो ये होता है कंबाइंड सिस्टम इरिगेशन करने का। तो अभी तक हमने जो पढ़ लिए, सबसे पहले सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम पढ़ा था हमने। सब सरफेस इरिगेशन में फ्लो और लिफ्ट इरिगेशन पढ़ा, और फ्लो इरिगेशन में 2 तो ये टाइप थे और 3 ये टाइप थे। इसके बाद हम बात करेंगे सब सरफेस इरिगेशन की, हमने बात कर ली। अब सरफेस इरिगेशन में ही इधर से वापस से 3 जो डिवीजन होते हैं, कंटूर इरिगेशन, फरो इरिगेशन और फ्लडिंग इरिगेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम उनके लिए डिस्कशन करेंगे।